स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आईएएस पीसीएस मेंटर में। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी की जो 25 राज्यों के पीवाईक्यू वाली सीरीज चल रही थी, जिसका उद्देश्य था अगले आने वाले 2-3 जो प्रीलिम्स होने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, बीपीएससी का और आरओ, इन सभी को ध्यान में रखते हुए 25 राज्यों की जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी के ऑलरेडी आपको पीवाईक्यू मिल रहे हैं। मैंने आपको पहली क्लास में ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में लेक्चर 1 आपको कराया था, जिसमें यूनिवर्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताए थे। उन्हीं में ये अगला पार्ट है। आज हम इसमें यूनिवर्स और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द जो स्टेट एग्जामिनेशन है उसमें पूछे गए हैं, आज कवर कर लेंगे। यानी कि 25 राज्यों के पीवाईक्यू का आज चैप्टर 1 हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आप देख ही रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। बताने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सबसे निकट है, अगर हम बात करें सन से, तो पहले है बुध यानी कि मरकरी, और फिर है वीनस, और वीनस के बाद अगर हम देखें तो अर्थ है, और अर्थ के बाद अगर हम देखेंगे तो मार्स यानी कि मंगल है। अगर इनमें से हमें बताना है तो इनमें से मंगल हो जाएगा। ठीक है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है, क्योंकि अर्थ के बाद अगर यहाँ देखा जाए तो वीनस और मार्स में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, मार्स, मंगल। ठीक है, पृथ्वी के सबसे निकट। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी लगभग, मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 365.25 डेज यानी कि 365 दिन तो पूरे लगते हैं, और 1/4 डे भी लग जाता है एक। जब ये 1/4 डे 4 बार मिलते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। राइट, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, आंसर वुड बी बी। आगे बढ़े, नेक्स्ट। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस औसत गति से करती है? तो इसका सही आंसर है 30 किलोमीटर पर सेकंड की गति से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 30, याद रख लीजिएगा इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें पृथ्वी परिक्रमा करते समय प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है, तो आंसर वुड बी 28 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 28 किलोमीटर प्रति मिनट दूरी तय कर लेती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि, याद रख लेना, ठीक है, रट लेना, 40,000 किलोमीटर है। आंसर वुड बी बी। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल से फैक्ट हैं, चाहो तो याद कर लो, और पता होना ही चाहिए, क्योंकि हम सौरमंडल के ग्रह पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी की परिधि अगर पता है तो दिस इज कॉमन सेंस टाइप से क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पृथ्वी की परिधि क्या है, 40,000 यानी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, सरकमफेरेंस क्या होता है, अगर हम बात करें सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है, तो अगर इसके सेंटर से हम ये वाली जो दूरी मापते हैं इसको रेडियस कहते हैं। इसको जब पूरा माप लेते हैं तो इसको डायमीटर कहते हैं, और ये जो होता है इसके चारों ओर, इसको हम क्या कहते हैं, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, है ना। ये वाली जो दूरी होती है उसको 40,000 है आंसर। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष ये बताने की जरूरत है नहीं, 23.5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सरल से क्वेश्चन है। हाँ, दिन और रात का कारण। ठीक है, दिन और रात का कारण। अब 2 पृथ्वी की प्रमुख फीचर है। अर्थ के 2 फीचर्स की अगर हम बात करें तो नंबर 1 जो फीचर है वो है अर्थ का टिल्ट। अर्थ का टिल्ट यानी कि उसका झुकाव। अर्थ का झुकाव कितना है, 23.5। अगर हम दूसरा बात करें तो अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रोटेशन, इसका घूर्णन, घूर्णन। ठीक है, तो घूर्णन है, 2 फीचर है। इन 2 फीचर से मौसम की घटनाएं होती हैं, दिन रात की घटना होती है। अगर हम दिन रात की घटना के लिए टिक करेंगे तो हम रोटेशन यानी कि घूर्णन को कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये सन है, सन से रेज आ रही हैं, ये अर्थ है। अब अर्थ जब घूमेगी तो जो जहाँ पे पहले दिन था वहाँ रात आ जाएगी, वो वहाँ रात आ जाएगी, और रात वाली जगह दिन आ जाएगा। तो अगर दिन रात पूछे तो रोटेशन है, और अगर मौसम पूछे तो झुकाव है, और झुकाव के साथ चारों ओर घूम भी रहा है। यानी कि इसमें एक और ऐड कर सकते हैं कि सर एक तो टिल्ट है, ठीक है, झुकाव है, सर एक रोटेशन है, और सर एक और है, दैट इज रिवॉल्यूशन यानी कि परिभ्रमण, घूमना पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर। तो 3 फीचर 1 and 3 इज रिलेटेड टू वेदर यानी कि सीजन, नॉट वेदर, सीजन, मौसम से संबंधित है। जो सीजन आते हैं, समर आया, विंटर आया, ऑटम आया, स्प्रिंग आया, ये जो सीजन आते हैं वो इन दोनों की वजह से आते हैं, टिल्ट और रिवॉल्यूशन यानी कि झुकाव और परिभ्रमण, और जो दिन रात होते हैं वो रोटेशन की वजह से आते हैं। तो क्वेश्चन आगे आएंगे, इस तरीके से हम डील कर लेंगे उन्हें। ठीक है, अगेन
जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है तो सूर्य की किरणें लंबवत इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, जब भूमध्य रेखा पर, ये है भूमध्य रेखा, जब यहाँ पे सन की रेज डायरेक्टली पड़ते हैं तो पूरी पृथ्वी पर क्या होते हैं, दिन और रात। जब दिन और रात की लंबाई बराबर होती है यानी कि इक्वेटर पे सूरज की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तब जाके पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। कहाँ आया था, उत्तराखंड में आया था। आगे पूछ रहा है कि मौसमी परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशेष विशेषता के कारण होता है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि अर्थ के 3 फीचर हैं। कौन कौन से 3 फीचर हैं अर्थ के, कौन कौन से 3 फीचर हैं अर्थ के, फिर से देख लीजिए एक बार। झुकाव है, घूर्णन है और परिभ्रमण है। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि मौसमी परिवर्तन, जो मैंने आपको सीजनल चेंजेस बताए थे अभी, सीजनल चेंजेस किस वजह से होता है, तो सीजनल चेंजेस का आंसर होगा बोथ ए एंड बी, रिवोल्यूशन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और टिल्ट, एक्सियल टिल्ट, अक्षीय झुकाव। ठीक है, अगला है, यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को वर्तमान दूरी से 1/4 कम कर दिया जाए तो किसकी संभावना बढ़ जाती है। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, कम कर दिया जाए। अब देखो यहां से आप कह सकते हो सर 2-3 फैक्ट निकल के आ सकते हैं। सन है, सन के पास जितने प्लानेट होंगे उनकी गति तेज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो एक मोमेंटम है जो बरकरार करना पड़ेगा उसे। तो सन के पास जितने प्लानेट हैं वो तेज गति से घूमते हैं चारों ओर, और जितना दूर चले जाएंगे वो उतने ही स्लो गति से सन के चारों ओर यानी स्लो स्पीड से घूमते हैं, स्लो स्पीड से घूमते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया, क्या समझ आया हमें। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं कि स्लो चल रहा है कि फास्ट चल रहा है। क्या पूछ रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की वर्तमान दूरी 1/4 कम कर दी जाए। कम करेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगी क्या, नहीं गिरेगी। ठीक है, क्योंकि अगर गिरना होता तो बुध काय को होता, शुक्र काय को होता, वो भी गिर जाती, वो तो कम है ना। पृथ्वी तो दूर है, बुध ग्रह ज्यादा पास में है सूरज से, पृथ्वी जल जाएगी ऐसा भी नहीं है, है ना। तो बुध और शुक्र कैसे अभी तक चल रहे हैं, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। दिस इज द पॉइंट, यस एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि सन के चारों ओर जो प्लानेट जितने जल्दी घूम जाएगा उसमें वर्ष की अवधि उतनी कम हो जाएगी। जो देर में घूमेगा वर्ष लंबा चलेगा। वर्ष होता क्या है, एक चक्कर सूरज के चारों ओर एक वर्ष होता है, अपने अपने प्लैनेट का अलग अलग होता है। तो जैसे जैसे कम करोगे सूरज से दूरी, ये सूरज है, पृथ्वी की दूरी कम करते जाओगे तो पृथ्वी तेज गति से घूमेगी, और तेज घूमने का मतलब है कि वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखना। पृथ्वी पर रेगिस्तान की, ये देखो जी, संभावना जो है रेगिस्तान की सबसे ज्यादा कहाँ होती है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 है, यानी कि कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है, तो अगर हम 23.5 के आसपास देखें तो यहाँ पे बहुत सारे रेगिस्तान है। आपका सबसे बड़ा तो ये सहारा रेगिस्तान है, थार है, गोबी भी आसपास है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें 23 इस वाले में, तो यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया और सैंडी डिजर्ट है, कालाहारी है। ठीक है, नामीबिया है अफ्रीका में। तो ये जो डेजर्ट हैं उनकी संभावना ये जो है 23 डिग्री के आसपास ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है इसको हम जानेंगे अपने अगले वीडियो, यानी कि जो आगे वीडियो आएंगे जब हम क्लाइमेट को पढ़ेंगे उस वक्त हम जानेंगे। ठीक है, अभी आप क्या समझे कि हाँ 23 के आसपास हमने डेजर्ट देखे हैं वर्ल्ड मैप में, तो इसका आंसर क्या है 23। कारण मैं आपको डिटेल में सिंपल बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, हमारे जो अगले वीडियो आएंगे क्लाइमेट वाले उसमें। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में किससे बना हुआ है। ठीक है, आपने इसको हम डिटेल में देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि सियाल, सीमा और निफे, ये आपने पढ़ा होगा, ट्रिक है। ठीक है, सियाल, सीमा और निफे, क्रस्ट, मेंटल, कोर। पृथ्वी से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे ये ट्रिक है उसके तत्वों को याद रखने के। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम सबसे ऊपर मिलेगा, और नीचे जाएंगे सिलिकॉन, मैग्नीशियम मिलेगा, और नीचे जाएंगे निकल और फेरस यानी कि आयरन मिलेगा। तो इसमें कोर की बात हो रही है। हम कैसे जा रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, नीचे जा रहे हैं निकल और आयरन, तो इसमें आयरन है, आयरन शुड बी द आंसर, या आयरन इसका आंसर होगा। ठीक है, समझ आया। बाकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम डिटेल में समझेंगे, बहुत ही साधारण और सिंपल लैंग्वेज में। अभी आपको याद रखना है कि जो हम कोर की तरफ बढ़ेंगे तो किस तत्व की प्रधानता सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से पाया जाएगा, वो है आयरन। आगे बढ़ें,
वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी विश्व पृथ्वी दिवस, इसका आंसर है 22 अप्रैल, रट लेना, ठीक है, कोई ज़्यादा खास है नहीं उसमें। निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल वातावरण होने के कारण एलियन जीवन हो सकता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए नासा की टीम यूरोपा जो मून है वो जुपिटर का है, उस पर यूरोपा क्लिपर करके मिशन भेज रही है, और ऐसा माना जाता है कि यूरोपा जो कि मून है जुपिटर का, उस पर जीवन की संभावना हो सकती है। वाई? द क्वेश्चन इज वाई? यूरोपा पर जीवन की संभावना क्यों हो सकती है? द ओनली रीजन इज वाटर। जहां कहीं भी वाटर है, चाहे वो आइस के फॉर्म में हो चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो, वहां जीवन की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यूरोपा पर जितना वाटर पृथ्वी पर है उसका डबल है। कितना है? डबल है। जो ओशन है आइस के वो देखे गए हैं किस पे? यूरोपा पे। किस पे? यूरोपा पे। इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो आगे आने वाले हैं, ध्यान रखना है इस बात का। और आंसर भी आपको दिख गया होगा, आप यूरोपा द जुपिटर्स मून, यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, यूपीपी से 2000 में पूछ चुका है, 24 साल बाद फिर से आ सकता है क्वेश्चन। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अधिक प्रासंगिक है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, आप इसका आंसर बताइएगा सबसे पहले। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? एटमॉस्फेरिक, ठीक है। आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन तो चाहिए ना कुछ, ठीक है। इनमें कौन सा सबसे ज्यादा जो लगता है कि ये जरूर होना चाहिए, है ना, ये तो होना ही चाहिए, दैट इज पानी। यही है मेन, यही है मुख्य किरदार, यही प्ले करता है पानी। आंसर भी यही होगा कि बर्फ की परत और जमे हुए पानी की उपस्थिति, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, मंगल ग्रह पर जीवन के लिए। बाकी सब अगर नहीं भी होगी तो मैनेज कर लिया जाएगा, लेकिन पानी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा कुछ भी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे भारी है? द आंसर इज जुपिटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं खर्च करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? अगेन कॉन्सेप्ट है सन से जैसे जैसे दूर जाएंगे, जितने ग्रह दूर होंगे सन से वो अधिक समय लेंगे सूर्य के चारों चक्कर लगाने में, और जो ग्रह पास में होंगे वो कम समय लगेंगे, ठीक है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्या होगा आंसर इसका? क्या पूछ रहा है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र, इन सब में जो सूरज से सबसे दूर ग्रह है, ठीक है, वो कौन सा होगा? इन चारों में बृहस्पति। तो आंसर भी क्या होगा? बृहस्पति। अगला देखिए, बृहस्पति ग्रह चंद्रमाओं की खोज किसने की? ये अपने गैलीलियो भाई साहब थे, इन्होंने बहुत कुछ खोज निकाला था, उनमें ये भी थे, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा भी थे। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति का वलय ये सिलिकेट का बना हुआ है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सिलिकेट है, ठीक, याद रखना। अगर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, सिंपल है, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, ये सैटर्न है। जुपिटर जरूर बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, लेकिन ग्रह के मामले में देखा जाए तो सैटर्न है, सबसे ज्यादा है। कितने हैं अभी 2024 में, ठीक है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सैटर्न के अभी, ठीक है। सैटर्न, यहाँ पे मंगल गलत लिख दिया है, यहाँ पे होगा शनि। क्या होगा? शनि, ठीक है। तो शनि बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने ग्रह हैं अभी 2024 में। और भी खोज चल रही है कि और भी इसके ग्रह अभी प्राकृतिक उपग्रह है, और भी जो नेचुरल सैटेलाइट है वो निकल के सामने आ सकते हैं, लेकिन एक अभी 2024 का नंबर क्या है वो आप जरूर बताइएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। टाइटन जो है वो सबसे बड़ा चंद्रमा है, ये भी सैटर्न का है, टाइटन, ठीक है। अगर हम सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में अगर हम आपसे पूछें कि सर बताइए कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट या मून कौन सा है, ठीक है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए गैनीमेड। क्या ध्यान में आना चाहिए? गैनीमेड ध्यान में आना चाहिए। किसका है? जुपिटर, यानी बृहस्पति का है। किसका है? जुपिटर का है, ठीक है, बृहस्पति का है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो सबसे बड़ा हो गया, क्या हो गया? सबसे बड़ा। अगर मैं पूछूं सबसे छोटा, ठीक है, तब आपको ध्यान आना चाहिए मंगल का डीमोस। तो ऑलरेडी मैं अपनी क्लास पिछली यूनिवर्स जो डिटेल में पढ़ाया उसमें कवर कर चुका हूं, फिर भी ये याद रखना, टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का गैनीमेड बृहस्पति का, और सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का गैनीमेड बृहस्पति का, और सबसे छोटा डीमोस मार्स का। मार्स के 2 उपग्रह हैं, फोमोस और डीमोस, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? अगेन सूर्य से जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ज्यादा समय लेगा। सबसे दूर कौन सा है? सबसे दूर यूरेनस के बाद है नेपच्यून। नेपच्यून वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द ईयर इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा अगेन वर्ष वही सबसे बड़ा होगा जो सन से जितना दूर होगा, सबसे ज्यादा दूर नेपच्यून, अगेन आंसर। ठीक है, आगे चंद्रमा की सतह पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते। ठीक है, बहुत ही जनरल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जहां पे वायुमंडल होगा, जहां पे गैसेज होगी, एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है, वहां पर ही आप एक दूसरे की बात सुन सकते हैं। केवल कान होने से सुनाई दे जरूरी नहीं है, एटमॉस्फेयर का होना भी जरूरी है, और जो कि चंद्रमा पर नहीं है। तो आंसर क्या होगा? देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। चंद्रमा पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चंद्रग्रहण कब होता है? जैसे मैंने आपको बताया था सूर्य ग्रहण के बारे में, ऐसा ही चंद्रग्रहण तब होता है जब सन और मून के बीच अर्थ यानी कि पृथ्वी आती है, तब आपका चंद्रग्रहण होता है। तो व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, सो दैट इज द आंसर, राइट। शांति का सागर, ये जो है आपका मून पे है शांति का सागर। ठीक है, शांति का सागर से यहाँ क्या मतलब है? ऐसा कोई सागर नहीं है, सी नहीं है। अपोलो 11 मिशन, अपोलो 11 मिशन से आपने सुना होगा, अपोलो 11 मिशन यहाँ पर लैंड किया था। ठीक है, इस प्लेस को शांति के सागर के नाम से जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो मून आपको याद आना चाहिए शांति के सागर से। ठीक है, चंद्रग्रहण तब होता है जब, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आ जाती है, रिपीट हो गया क्वेश्चन फिर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ब्लू मून, ठीक है, ब्लू मून, ब्लू मून, ब्लू मून से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से रिपीट हो सकता है। क्या पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि क्या ब्लू मून सच में ब्लू होता है? द आंसर वुड बी नो, नो, नो। ठीक है, ब्लू मून ब्लू नहीं होता है। तो फिर क्या है ये ब्लू मून? ठीक है, ये नाम दिया गया है। देखिए, यूनान और ग्रीस और उस साइड जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उस समय वहाँ पर जब साइंस यानी विज्ञान की खोज चल रही थी, तो वहाँ के जो देवता हैं उनके नाम पर प्लानिट और इन सब के नाम रखे गए हैं। जैसे यूरोपा हो गया आपका, है ना, ऐसे गैनीमेड हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के देवताओं के नाम पे नाम भी रखे गए हैं, तो उन्होंने ये नामकरण किया है। ये नामकरण वहीं से आया हुआ है मोस्टली। लेकिन हम ये समझते हैं कि ब्लू मून फिनोमिना है क्या। देखिए, महीने में यूजुअली एक पूर्णिमा होती है। महीने में अगर हम बात करें, महीने में यूजुअली एक फुल मून होता है, फुल मून। ठीक है, और फुल मून जो होता है वो अराउंड 29.5 डेज में होता है। ठीक है, 2 पॉइंट आप समझ रहे हो कि महीने में यूजुअली कह रहा हूँ सामान्यतः, और होता कितने दिनों में है? लगभग 29.5 डेज में होता है। लेकिन किसी किसी महीने में 2 फुल मून देखे जाते हैं। अब एक बात तो क्लियर है, यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि साहब अगर 2 फुल मून देखने हैं एक महीने में, तो पहला फुल मून फर्स्ट या सेकंड को पढ़ना चाहिए। अगर फर्स्ट को पढ़ेगा तो 29.5 लगभग 30 को पड़ जाएगा अगला, और अगर सेकंड को पढ़ेगा तो लगभग 31 को पड़ जाएगा महीने की। यानी कि ये जो 30 और 31 वाले मंथ हैं, उनमें ज़्यादा संभावना है फुल मून होने की, फुल मून होने की। ठीक है, तो ब्लू मून फिनोमिना रिलेटेड है कि जब किसी महीने में 2 फुल मून पड़ते हैं, तो जो सेकंड वाला फुल मून होता है उसको ब्लू मून के नाम से जाना जाता है। अब आप आंसर देख सकते हैं इसमें कि द टू फुल मून्स अकर इन द सेम मंथ, दैट इज ब्लू मून। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, तो वहाँ का उसका भार जो है वो घट जाता है। क्यों घट जाता है भाई? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कम है। ठीक, तो 1/6 करीब इसका एक फैक्ट है, फिगर है। 1/6 करीब आपका वजन जो है वो आपका वजन हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही द्रव्यमान का आता है कि मास जो है, ठीक है, मास जो है वो भी घटता है क्या? जैसे कि ये जो भार है ना, ऑब्जेक्ट का जो भी है भार है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तो उसके लेके उसका जो वार है, वेट है, वो तो घट जाता है। तो क्या मास भी घट जाता है? जी नहीं, मास लगभग मास उतना ही रहता है, इक्वल रहता है। क्यों? मास कैसे घटेगा? मतलब मैं जो हूँ, मेरा जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो उतना ही रहेगा, लेकिन जब वेट मेजर करेंगे तो वो घट जाएगा, वेट। ठीक, तो आंसर क्या है इसका? बी। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी याद कर लो, 3,84,000 यानी कि 384,000 किलोमीटर्स है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। वो कह रहा है कि जो एस्ट्रॉइड है, जो क्षुद्र ग्रह हैं, वो छोटे खगोलीय पिंड हैं, स्मॉल सेलेस्टियस बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में, जो कहाँ पाई जाती हैं?
फर्स्ट क्लास मैंने आपको चित्र भी दिखाए थे, बता देता हूँ। जैसे ये सन है, ठीक है, ये सन है, ये आपका मरकरी चक्कर लगा रहा है, ये आपका वीनस हो गया, ये आपका अर्थ हो गया, ठीक है, ये आपका मार्स हो गया, और फिर आते हैं आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, और उसके बाद है जुपिटर, ठीक है, उसके बाद है जुपिटर, यानी कि मार्स और जुपिटर, ठीक है, उसके बीच में है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है भैया आंसर, बताओ, ठीक है। अब तो आप बता ही दोगे कि सर ये आंसर शुड बी मार्स एंड जुपिटर, चंद्रमा और जो उनके बीच में पाए जाते हैं, ये जो बेल्ट है पूरी, ठीक है, एस्ट्रॉइड की पूरी बेल्ट पाई जाती है उसके बीच में, ठीक। आगे, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, अगेन वही बात जो मैंने पहले बताई, एस्ट्रॉइड क्षुद्र ग्रह होते हैं इनके बीच में, ठीक है। मीटियोर, मीटियोर क्या है, क्लास में मैंने डिटेल में मीटियोर, एस्ट्रॉइड, कॉमेट को डिटेल में समझाया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से देखिएगा उस वीडियो को। साधारण और सरल भाषा में मैंने मीटरॉइड, एस्ट्रॉइड और कॉमेट को समझाया है, नहीं देखा है तो देख लीजिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ एक जनरल वे में। देखिए, सन है, स्पेस है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट 1 मीटर से कम है, सॉलिड, रॉकी ऑब्जेक्ट, सॉलिड, ठीक है, उन्हें हम मीटरॉइड कहते हैं। जब वो अर्थ, ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, जब वो अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट जब इन्हें मीटरॉइड कहा जाता है स्पेस में, ठीक है, तो ये जलने लगते हैं। क्यों? फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन से जलने लगते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, इन्हीं को मीटियोर कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें देख लीजिए, अ पीस ऑफ मैटर विच एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस से अर्थ में एंटर करता है, वायुमंडल में, पीस ऑफ मैटर, उसको क्या कहा जाता है, आपका मीटियोर कहा जाता है। डिटेल में वीडियो जरूर देखिएगा उसको। धूमकेतु की जो पूंछ है वो सूर्य से दूर निर्देशित होती है, इसका आंसर है सी, कि जो रेडिएशन इमिट होता है सन के द्वारा वो एक्सर्ट करता है एक रेडियल प्रेशर कॉमेट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी पूंछ जो है वो सूर्य से दूर होती जाती है, राइट। आगे ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आप इसे जरा। क्या कह रहा है कि ब्लैक होल इज एन एस्ट्रोनॉमिकल एंटिटी दैट कैन नॉट बी सीन बाय टेलीस्कोप। ब्लैक होल एक खगोलीय इकाई है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। अगर आपने पहली क्लास देखी है, जितने भी कैंडिडेट यहाँ देख रहे हैं, अगर उन्होंने पहली क्लास देखी है तो मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि ब्लैक होल जो हैं वो हमारे ब्रह्मांड के सबसे घने ऑब्जेक्ट हैं, डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स। इनफैक्ट लाइट भी वहाँ से नहीं निकलती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिंपल सा कॉमन सेंस आता है कि हम किन चीज़ों को देख पाते हैं। देखिए, हम उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है। अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, बोर्ड को देख पा रहे हैं, यानी कि आपकी स्क्रीन मोबाइल से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुँच रही है, इसलिए आप ये सब देख पा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक होल से तो भाई साहब लाइट ही नहीं आती है इसके, तो क्या ब्लैक होल को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ब्लैक होल के आसपास का जो एरिया है उसकी फोटो ली जाती है, अगर आपने फोटो देखी हो तो, क्योंकि आसपास का एरिया क्या है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसके आसपास के एरिया की फोटो ले जाती है, आप याद रखना। तो ये पहला जो है, पहला सही है, ब्लैक होल एक खगोलिका है जो दूरबीन से नहीं देखी जा सकती है। फिर ब्लैक होल पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत होता है कि प्रकाश सेम, ठीक है, इतना डेंस है, इतना ग्रेविटेशनल है, इनफाइनाइट ग्रेविटेशन, इनफाइनाइट उसका डेंस घनत्व, कुछ भी नहीं निकलता है। तो ए ट्रू है और आर भी ट्रू है और वो सही व्याख्या भी करता है, तो आंसर होगा ए, ठीक है। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है किसी भी क्वेश्चन में, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द फैक्ट ऑफ एनी क्वेश्चन, प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज, ओके। सो द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन इट्स विजुअल ब्राइटनेस when viewed and reflect the light, ये सही है, ठीक है। एल्बिडो क्या होता है, what is एल्बिडो, क्वेश्चन ये है ना कि भैया एल्बिडो क्या होता है, बताइए एल्बिडो क्या होता है। देखिए, एल्बिडो ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करेगा वो, ठीक है। अगर ब्लैक है तो वो सारा कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन और जो कलर्स हैं, ब्लैक भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मात्रा में तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, भले ही 0.1%। तो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज एल्बिडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए, जो फ्रेश स्नो होती है, स्नो है ना, जो बर्फ होती है, फ्रेश स्नो, उसका जो एल्बिडो है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो अभी क्या समझ में आया कि अच्छा जी सर समझ आया कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करने की जो उसकी क्षमता है दैट इज कॉल्ड एल्बिडो, ठीक है।
किसी वस्तु के परावर्तित प्रकाश को देखने पर उसकी दृश्य चमक निर्धारित करता है, ठीक है। बस जैसे बुध का जो एल्बिडो पृथ्वी से बहुत अधिक है, नहीं, पृथ्वी का एल्बिडो बुध से अधिक है। क्यों? क्योंकि वाटर का एल्बिडो ज़्यादा होता है, इसलिए पृथ्वी का एल्बिडो, पृथ्वी पर वाटर है सबसे ज़्यादा, इसलिए पृथ्वी पर जो एल्बिडो है वो बहुत अधिक बुध, ये गलत है ना, ये वाला गलत है, यानी कि आंसर होगा 1। एल्बिडो आपको समझ आया होगा, आई होप। अगला क्वेश्चन देख लो, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का अस्तित्व अत्यधिक असंभव है, क्यों है? बता सकता है क्या कोई? क्यों है? फिर मैं बताता हूं। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अत्यधिक उच्च है, ये भी ठीक है, और इसने आंसर भी दे दिया यहां पे, ये है इसका आंसर, CO2, द ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, गर्म कर देती है एकदम। इसी वजह से इस पर लाइफ लगभग इम्पॉसिबल है, शुक्र पर, ठीक है। द कारण, जो उसका रीज़न है, कारण है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, दूसरा पहले को व्याख्यात कर रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश की बात कर रहा है। मान लो कि इधर से ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री इंडोनेशिया कहीं खड़े हुए हैं, और हम इंडिया में आ गए हैं 23.5 कहीं, ठीक है, अक्षांश बदल दिया, तो कह रहा है कि वस्तु का भार घटता है, नहीं, ये कौन सी बात है, नहीं घटेगा। पृथ्वी पर कहीं भी चले जाइए, भार लगभग सेम रहेगा, गलत है पहला। अगर इस तरीके के क्वेश्चन में अगर एक भी गलत हो गया ना, तो आंसर आ जाता है सीधा D। फिर भी दूसरे को देख लेते हैं कि पृथ्वी पूर्ण गोलाकार नहीं है, ये बात तो सही है, ठीक है। पृथ्वी का शेप ही अपने आप में उसको जियोइड बोल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इसका जो उभार है वो इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के आसपास है ना, यानी कि कुछ इस तरीके से है पृथ्वी, ठीक है। यहाँ पर उभार है और यहाँ पर चपटी है ऊपर से, इसलिए पूर्ण गोलाकार नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? D। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या कह रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की धुरी पृथ्वी की भौगोलिक धुरी से 23.5 नहीं, एक्सिस से 23.5 झुकी हुई है वो, ठीक है, एक्सिस से, ना कि चुंबकीय से, ये गलत हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चुंबकीय अलग है, अगर ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है तो हो सकता है चुंबकीय नॉर्थ इधर हो कहीं भी हो सकता है, शिफ्ट होता रहता है, ठीक। फिर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में चुंबकीय ध्रुव कनाडा में प्रायद्वीपीय पर स्थित है, नहीं, प्रायद्वीप पर स्थित नहीं है, ठीक है, एक आइलैंड पर है। कौन सा? आप लोकेशन जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लोकेशन बताइए। मैग्नेट, जो ये आपका अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है नॉर्थ वाले की, ठीक है, उसका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर कह रहा है कि अर्थ का मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थंबा, ये ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? D। आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन को देखते हैं। 90 जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कहाँ आया है? मिजोरम PCS प्री 2017, देखो कर दिया ना रिपीट। IAS ने पूछा 2002 में, इसने पूछ लिया 2017 में, राइट, याद रखना है। क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार मजेदार क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत ही सरल शब्दों में। कह रहा है कि जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, जैसे अभी हमने वेदर सैटेलाइट होते हैं, इसरो छोड़ता है, नासा छोड़ता है, तो ये जो जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, इनको हमेशा पृथ्वी से पूर्व दिशा में हो। दिस इज द अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड इक्वेटर, और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, एंड दिस इज इंडिया, राइट, सपोज। तो बोल रहा है अगर इंडिया कोई उपग्रह छोड़ रहा है तो वो इस साइड छोड़ेगा, ईस्ट साइड। ये बात सही है, क्यों है बताऊंगा अभी। सही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसका उपग्रह पलायन वेग प्राप्त, ये भी ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, इसको पुश मिलता है उस समय। मैं एग्जांपल से आपको समझा दूंगा, वो है बस वाला एग्जांपल, कार वाला। जैसे ट्रेन या बस से जब आप उतरते हैं, कोई ट्रेन या बस मान लो इस गति से इस दिशा में बढ़ रही है, या ट्रेन इस दिशा में बढ़ रही है, आप प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, ट्रेन स्लो हुई, स्लो होना शुरू हुई, तो जब आप उतरते हैं तो ट्रेन की गति की दिशा में ही आप थोड़ा सा बढ़ते हैं। जैसे ही आप चलती हुई ट्रेन से उतरोगे तो जिस गति में ट्रेन बढ़ रही है उसी में आप उतरते हुए क्या करेंगे, अपने आप को बैलेंस करते हुए उतरेंगे। इस साइड करके क्यों नहीं उतरते? ट्रेन इस साइड बढ़ रही है, इस साइड उतर जाए मुंह करके, ठीक है, बहुत बुरी गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है ट्रेन की वो आपको बैलेंस देती है उसी दिशा में, ठीक है, जिस दिशा में ट्रेन बढ़ रही है उसी दिशा में आपको रोकने के लिए धीरे धीरे बैलेंस मिलता है। ये ऐसा ही उपग्रह के साथ होता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, तो जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो पूर्व की ओर छोड़े जाते हैं, जिससे कि उसे पुश मिलता है और एक बैलेंस मिलता है। यानी कि इसका रीजन भी ठीक है और ये कथन भी ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए।
ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए और आर। अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी, राइट। अगला देखते हैं, द ऑर्बिट टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय अर्थ। ये कॉन्सेप्ट है, सरल सा कॉन्सेप्ट है, कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जो भी सन के पास होगा कम समय लेगा, सन का चक्कर लगाने में जो दूर होगा ज़्यादा समय लेगा। क्या बोल रहा है कि मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में कम समय लगता है। अब आप ही बताइए कि पृथ्वी पहले है मंगल बाद में है, तो जो बाद में है दूर है ज़्यादा समय लेगा, यानी मंगल ज़्यादा समय लेगा। क्या कह रहा है, कम, गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मंगल ग्रह व्यास पृथ्वी की तुलना में कम है। देखिए मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में कम तो है, लेकिन इस वजह से कम समय लेता है, ये कथन स्पष्ट नहीं कर रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, यानी कि ए इज फॉल्स और ये जो है आर इज ट्रू, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, चंद्रमा का एक ही मुख हमेशा पृथ्वी की ओर होता है, सही बात है, ठीक है। चंद्रमा की एक ही साइड हम देख पाते हैं, ठीक है। क्यों देख पाते हैं अभी बताते हैं आपको, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर 23 और आधे दिन में पूरा करता है, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगने वाले समय के बराबर है। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। पहले पॉइंट देखते हैं, फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं। चंद्रमा, मून और पृथ्वी, इसका एक ही फेस हमेशा दिखता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो रोटेशन है ना, यानी कि पृथ्वी के रेवोल्यूशन के साथ लॉक है। कैसे? और मैं स्पष्ट बताता हूं कि चंद्रमा अपनी धुरी पर लगभग 27.5 है ना, 27 के आसपास देने, इतने में एक चक्कर पूरा कर लेता है अपनी धुरी पे, और उतने ही समय में एक रिवॉल्यूशन यानी कि अर्थ के जो चारों ओर घूमना है उसका, वो भी पूरा कर लेता है मून, यानी दोनों का एक ही समय है। तो ये बात तो ठीक कह रहा था सेकंड स्टेटमेंट में, लेकिन 23 नहीं है, ठीक है, ये फैक्ट गलत है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है, ठीक। और सेकंड स्टेटमेंट के गलत होने से हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन में, ठीक है। आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। फर्स्ट भी देख लेते हैं, चंद्रमा का मुख हमेशा पृथ्वी को, ये भी ठीक है, ठीक है, अपने आप ए सही भी हो गया और हमने जान भी लिया। क्यों एक ही साइड मुख होता है, एक ही फेस देख पाते हैं हम चंद्रमा का, ये चंद्रमा है पृथ्वी है, हमेशा एक ही फेस दिखता है। क्यों? क्योंकि जो ये घूम रहा है, ठीक है, वो घूमने का समय अपने एक्सेस पे चंद्रमा की, और पृथ्वी की ओर रोटेट करने का समय दोनों एक ही हैं, लगभग 27.5 के आसपास। इसीलिए हमें क्या होता है कि चंद्रमा का एक ही साइड हमें दिखाई देती है हमेशा, ठीक। आगे बढ़े, ओनली वन साइड ऑफ द मून सरफेस इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ, अभी हमने देखा है, ठीक है। चंद्रमा अपने एक्स पर घूमने अवधि चारों परिक्रमा अवधि के बराबर है, ठीक है। ये अब ठीक हो गया आपका इसमें, क्योंकि उन्होंने फैक्ट नहीं दिया है, उसमें फैक्ट गलत था, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगला देखते हैं, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, लेकिन कुछ का व्यास इतना 1000 किलोमीटर से भी बड़ा हो सकता है, ये भी ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में होते हैं, बृहस्पति और शनि नहीं। अभी हमने देखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, मार्स और जुपिटर यानी कि मंगल और बृहस्पति के, तो ये गलत है। तीसरा गलत, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, आज का अंतिम प्रश्न, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं में अंतर। अगेन मैं आपको बता दूं कि जो लिंक है इस वीडियो की, मैं उसको क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और कॉमेट यानी एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मीटरॉइड में अंतर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। अगेन मैं बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। पूछ रहा है फिर भी यहाँ देख लेते हैं कि एस्ट्रॉइड और इसमें क्या अंतर है। कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह छोटे चट्टानी ग्रह होते हैं, सही बात है, जबकि धूमकेतु चट्टानी और धातु सामग्री द्वारा एक साथ रखे गए जमे हुए गैसों से बने होते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह ज्यादातर बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु ज्यादातर नहीं, धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच नहीं, ये गलत है, ठीक है, धूमकेतु नहीं पाए जाते हैं। कॉमेट्स जो हैं वो स्पेस में घूम रहे हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर कोई कक्षा नहीं है कि इसी के बीच में पाए जाते हैं, नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। धूमकेतु जो है, कॉमेट्स जो हैं, एक बोधगम्य चमकती हुई पूंछ दिखाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं, ये ठीक है, ठीक है। कॉमेट शो जब वो सूर्य के निकट पहुंचते हैं तब दिखाते हैं, ठीक है, ग्रोइंग टेल, जब कोई भी कॉमेट सूर्य के नजदीक पहुंचेगा तब टेल दिखाएगा अपनी, जबकि क्षुद्र ग्रह नहीं दिखाते हैं, ये बात ठीक है और ये बात ठीक है, यानी आंसर क्या होगा 1 और 3, ठीक है। सो ये था आज का वीडियो, ठीक है, और जिसमें मैंने अगेन बहुत सारे MCQs को कवर किया है, 25 राज्यों के जो पूछे गए,
इसी सीरीज़ में हम आगे भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्लासेस लाएंगे। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। PDF टेलीग्राम पर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।